मेन टॉपिक क्या है फिलहाल? अभी मेन टॉपिक क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी को हम रजिस्टर कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा। एनबीएफसी चाहे किसी भी तरीके की है, कितने भी टाइप के एनबीएफसी हैं, अलग अलग तरीके की एनबीएफसीज हैं, तो अपन एनबीएफसी को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने कोई भी एनबीएफसी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एनबीएफसी, एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एंड का जो वर्ड है दैट इज कंपनी, दैट इज कंपनी। इसका मतलब जब भी हम कोई एनबीएफसी रजिस्टर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए, ये तो मस्ट है, कंपनी होना चाहिए। क्या हम कोई फर्म बना करके, मतलब एलएलपी बना करके हम एनबीएफसी बना सकते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने रजिस्टर किया, वो भी लिमिटेड है, गेटिंग माय पॉइंट। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को क्या हम एनबीएफसी में रजिस्टर कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। अल्टीमेटली कहना है मोटिव ये है कि जब भी हम किसी एनबीएफसी की बात करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, तो वो कम से कम क्या होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। और कंपनी कितने टाइप की है? तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड, या तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड, इन दोनों में से कोई एक कंपनी होनी चाहिए, तभी हम एनबीएफसी रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 8 को हम रजिस्टर करते हैं, तो सेक्शन 8 में तो कंपनी है, सेक्शन 8 में तो कंपनी, वो भी तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है। सो इट मींस कि इट शैल बी ए कंपनी, कम से कम एक कंपनी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे। कहां जाएंगे? एमसीए। एमसीए, देखो बात ध्यान रखो, आरबीआई जो लाइसेंस दे रहा है वो किसको दे रहा है? कंपनी को, ना कि इंडिविजुअल को। तो इसलिए हम सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। डायरेक्टर्स को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को लाइसेंस नहीं मिल रहा है। लाइसेंस किसको मिल रहा है? किसका लाइसेंस मिल रहा है? आरबीआई का। आरबीआई जो लाइसेंस दे रहा है वो कंपनी दे रहा है, इसलिए हम सबसे पहले क्या रजिस्टर करेंगे? कंपनी। इसका मतलब हम जब कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाते हैं अपना एमसीए के पास, तो एमसीए क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि आरबीआई का लाइसेंस लेके आओ? नहीं बोलेगा, क्योंकि पहले कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, क्योंकि लाइसेंस आरबीआई किसको देगा? कंपनी को देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एमसीए पहले कंपनी रजिस्टर करके देगा हमें, हम पहले एमसीए को अप्रोच करेंगे कि हमने कंपनी रजिस्टर करनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्म में या फिर पब्लिक लिमिटेड की फॉर्म में है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम शुरू कर लें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 200, 200 लोग तक कंपनी में मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, कितने? 200। और पब्लिक में अनलिमिटेड, पब्लिक में अनलिमिटेड, हम अनलिमिटेड लोगों को शेयर होल्डर कंपनी में बना सकते हैं। आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो क्या कोई लिमिट है? नहीं। आप क्या पता कौन से 1000 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, क्या पता कौन सा आपका नंबर उसमें, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 मेंबर की कंडीशन है, शेयर होल्डर है, तो शुरू करने के लिए हमें क्या 200 मेंबर चाहिए? आंसर इज नो। एटलीस्ट 2 लोगों से कंपनी शुरू हो सकती है ना, 2 लोगों से कंपनी शुरू हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कितने से शुरू हो सकती है? 7 मेंबर्स से। तो जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की कैपिटल एनबीएफसी के केस में कितनी होनी चाहिए? कैपिटल कितनी होनी चाहिए? पेड अप कैपिटल की बात कर रहा हूं, कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ रुपए। बताता हूं सारी बातें, 5, 10, 2 भी है, 2 है। अगर हमें एक एनबीएफसी बनाना है तो हमें एक जनरल प्रिंसिपल है, 10 करोड़ कैपिटल चाहिए। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में कैपिटल चेंज्ड है। अगर मैं बात करूं माइक्रो फाइनेंस की, है ना, अगर एक कैटेगरी है एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई है तो एनबीएफसी, लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन देगी, छोटे लोन देगी, जो आप डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो फाइनेंस की 1.5 लाख तक का लोन जो आपकी आप बात करते हैं वो, तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपीस। अगर आप कोई एनबीएफसी बना रहे हैं और अकाउंट एग्रीगेटर है, अगर आप कोई एनबीएफसी बना रहे हैं अकाउंट एग्रीगेटर, या फिर आप कोई एनबीएफसी बना रहे हैं P2P है, P2P का मतलब समझते हो ना, पीयर टू पीयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लेंडर्स एंड बोरोवर्स को मिलाया जाता है ना, जहां पे लेंडर्स भी होते हैं बहुत सारे और बोरोवर्स भी होते हैं, P2P डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वो भी, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब एनबीएफसी आईसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो शेयर मार्केट से हम डील करती हैं, वो कंपनीज, इनको अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको कैपिटल चाहिए कितनी? 2 करोड़। जनरल प्रिंसिपल क्या है, कितना चाहिए? 10 करोड़।
MFI के लिए कितना, 5 करोड़। और अगर इन कुछ कैटेगरीज की बात करें, अकाउंट एग्रीगेटर, NBFC AA, P2P या फिर IC इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उस सिचुएशन में 2 करोड़ रुपए ये कैपिटल हमें चाहिए। इट मीन सबसे पहले हम कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करा करके हमारी कंपनी MCA से रजिस्टर्ड होकर के आएगी, और रजिस्टर्ड किस कंडीशन पे आएगी, एक डिक्लेरेशन हम लगाएंगे। क्या लिखेंगे उसके अंदर, उसके अंदर ये मेंशन होगा कि कंपनी तब तक अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगी जब तक उसको RBI का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। इस कंडीशन पे, इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे MCA ROC अपने को क्या दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी का सर्टिफिकेट आया, अकाउंट ओपन कराया और काम करना शुरू कर दिया, RBI को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं छोड़ो ना यार, मेरा काम तो चल ही गया ना, अकाउंट ओपन हो गया ना। अल्टीमेटली अकाउंट ओपन हो रहा है और जो कंपनी बन रही है वो इस कंडीशन पे बन रही है कि आप RBI का लाइसेंस लेने जाएंगे, तब जाकर के आपको कंपनी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। गेटिंग? तो पहले कंपनी बनेगी, कंपनी बन के उसका क्या होगा, अकाउंट ओपन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, बैंक अकाउंट ओपनिंग। दूसरा प्रोसेस है बैंक अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमने जो पेड अप कैपिटल, अब देखो जो कंपनी की हम कैपिटल शुरू में जो बनाएंगे ना, वो सीधे के सीधे 10 करोड़ नहीं कर देंगे, सीधे के सीधे 10 करोड़ नहीं कर देंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, तो सारा का सारा जो स्टैंप ड्यूटी पे किया, इतना मोटा स्टैंप ड्यूटी जाएगा, तो सारा सारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक नॉमिनल कैपिटल से, मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से हम कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे शुरू में। गेटिंग? तो उसके बाद अकाउंट ओपन कराया, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कैपिटल इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अब हमने 10 लाख से कितना करना है, 10 करोड़। और हम 10 करोड़ नहीं करेंगे, हम कुछ ज़्यादा करेंगे, 10 करोड़ 50 लाख, 11 करोड़ समथिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ खर्चे होंगे, है ना, हमारी कुछ स्टैम्प ड्यूटी जा रही है, हमारे कुछ RBI के खर्चे हैं, है ना, हमारे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के खर्चे हैं। मान लो हम A2A में जा रहे हैं, AA में जा रहे हैं, P2P में जा रहे हैं, वट एवर, तो हमारे कुछ खर्चे हैं। तो खर्चों को मीट आउट कौन करेगा, एक्सपेंसेस को मीट आउट कंपनी तो करेगी, डायरेक्टर्स नहीं करेंगे। गेटिंग? तो इसका मतलब हमें 10 करोड़ 50 लाख के आसपास कैपिटल करनी पड़ेगी कम से कम। ठीक है, कैपिटल इंक्रीमेंट हो चुका है। ये पैसा हम कहां पे डिपॉजिट कराएंगे, ये सारा सारा पैसा हम कहां पे डिपॉजिट कराएंगे, बैंक अकाउंट में। ध्यान रहे, पैसा शेयर होल्डर्स का है। जो कंपनी कुछ, जैसे मान लो 2 लोगों से कंपनी बना, जरूरी नहीं कि व्हाइट मनी 2 लोगों के पास 10 करोड़ रुपए का होगा। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूरी थोड़ी 10 करोड़ की इनकी उन्होंने रिटर्न फाइल कर रखी होगी, ITR मोस्टली केसेस में नहीं होता है। तो क्या होगा, हम शेयर होल्डिंग्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग को बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को एसोसिएट करेंगे जिनके पास एक अच्छा खासा रिटर्न का वैल्यू है, वर्थ है, नेटवर्थ है, जिनका नेटवर्थ अच्छा है, मतलब जिनके पास व्हाइट मनी है, उनको हम कंपनी में इंट्रोड्यूस करेंगे। गेटिंग? तो अल्टीमेटली हमने 10 करोड़ का कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, रेज करना है। उसके तरीके भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे अपन कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर 10 करोड़ रुपए जब बैंक में आएगा, तो बैंक हमें क्या देगा, कुछ सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा, सर्टिफिकेट्स देगा। क्या 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 सर्टिफिकेट देगा, कि ये पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है उसकी FD हो गई है, उसकी FD, तो सर्टिफिकेट ऑफ FD बैंक देगा हमें। ठीक है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ NBFC रजिस्ट्रेशन के लिए है, आप किसी दूसरे पर्पज के लिए इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। आपको जो यूज करना है पैसा किस लिए, लेंडिंग के लिए तो यूज करना है, और लेंडिंग कब कर सकते हो, जब आपको RBI का लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो FD। दूसरा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा नो लियन सर्टिफिकेट। नो लियन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, कि इस पैसे के ऊपर कोई लोन नहीं है, या फिर ये पैसा कोई गिरवी नहीं रखा है, मोर्गेज नहीं है इस पैसे की, है ना, ये पैसा मोर्गेज पे नहीं है। मान लो कि मैंने FD कराकर इसके ऊपर लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। तो इसका मतलब कि FD होनी चाहिए, उसके ऊपर, उस पैसे के ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। नो लियन सर्टिफिकेट, बात समझ में आई? तो 2 सर्टिफिकेट हमें कौन देगा, बैंकर देगा, है ना, बैंक इशू करेगा। ये सर्टिफिकेट्स, ये दोनों सर्टिफिकेट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट्स प्लस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 है ये। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, एक तो जो MCA से डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, किससे, क्या क्या आएगा MCA से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और क्या, मेमोरेंडम, आर्टिकल AOA जिसको बोलते हैं, पेन 10, और क्या, डिन वगैरह। तो चलो एक कॉमन बात हो गई। ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे सारे अपने, एक तो ये, प्लस साथ में क्या जाएगा, बैंकर्स का सर्टिफिकेट, बैंकर्स
सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट जो मैंने डिस्कस किया अभी। उसके बाद क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये अब हम फाइल रेडी कर रहे हैं जो आरबीआई को सबमिट करनी है। हमारी कंपनी बन चुकी है, हमने 10 करोड़ रुपए खाते में जमा करवा दिए हैं अपने करंट अकाउंट में। खाता कौन सा, करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट, कंपनी का करंट अकाउंट। खुद का सेविंग अकाउंट नहीं है कि भाई किसी के एक खाते में डायरेक्टर के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, कंपनी का करंट अकाउंट में हो रहे हैं। तो बैंकर सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स प्लस अब कंपनी क्या कर रही है, रेजोल्यूशन पास कर रही है। क्या पास कर रही है, रेजोल्यूशन पास कर रही है। किस चीज का रेजोल्यूशन पास कर रही है कि भाई कौन पर्सन अथॉराइज्ड होगा आरबीआई में फाइल लगाने के लिए। अथॉराइज्ड पर्सन कौन होगा भाई, 4 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर हैं, 10 डायरेक्टर हैं, तो क्या सारे आरबीआई के पास जाएंगे क्या, नहीं हम एप्लीकेशन सबमिट करने आए, ऐसा थोड़ी होगा। कि कौन पर्सन अथॉराइज्ड होगा फाइल को सबमिट करने के लिए, उसका एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा डिपॉजिट को लेकर के, कि कंपनी ने अभी तक कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया है। कंपनी 2 तरीके की होती है, एनबीएफसी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जो डिपॉजिट लेती है वो भी, और जो डिपॉजिट नहीं लेती है वो भी, ठीक है। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो डिपॉजिट नहीं लेती, गेटिंग। तो रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि कंपनी ने पहले कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया है, इसका भी रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। और क्या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि कंपनी ने कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये रेजोल्यूशंस साथ में जाएंगे। उसके बाद और क्या साथ में जाएगा, अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्या कोई अनपढ़ आदमी एनबीएफसी बनाएगा, नहीं बनाएगा, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कम से कम मस्ट बी ग्रेजुएट। डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। कम से कम एक डायरेक्टर का क्या होना चाहिए, फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब फाइनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, है ना। भाई कंपनी चला रहे हो आप, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हो, एनबीएफसी बना रहे हो, 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो एक पर्सन को कम से कम, ऐसा तो सारथी कौन होगा, कोई एक पर्सन तो हो जिसको नॉलेज हो प्रॉपर, ठीक है। तो फाइनेंस बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। और कोई भी, वो भी क्रिमिनल, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर्स हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। और मजे की बात सुनो, उनके ऊपर कोई चेक बाउंसिंग का भी केस नहीं होना चाहिए। चेक बाउंसिंग समझते हो, सेक्शन 138, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब चेक बाउंस, भाई तुम्हारा चेक ही बाउंस है खुद का ही, क्या एनबीएफसी खोलोगे, समझ रहे बात। हाँ, और साथ में क्या होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर, सिविल आपका गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबका जितने भी समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैनेजमेंट का ये रोल होना चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपका ये मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारे सारे जाएंगे आरबीआई के पास। और साथ में इनके साथ लगेगा एक आपका बिजनेस प्लान, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्लान, कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, कहाँ से पैसा आएगा, क्या सोर्स होगा, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज होगा, कौन सी एपीआई यूज करेगी अगर डिजिटल लेंडिंग करना है तो, है ना, कौन सी एपीआई यूज करेगी, आधार को कैसे वेरीफाई करोगे, पेन कैसे वेरीफाई करोगे, वो सारी चीजें। क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा पैसे का, कि पैसा अगर कहीं से उठा के ला रहे हो तो क्या उसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो बिजनेस प्लान, ये जब तक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करके बैठे रहो, कुछ नहीं। बिजनेस प्लान सबसे जरूरी है। इसका मतलब बिजनेस प्लान कवरिंग डॉक्यूमेंट है, बिजनेस प्लान के साथ ही सारे डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, ना कि बिजनेस प्लान के साथ जा रहा है। आपके पास आइडिया नहीं है, आप अपनी जनता को, अपने देश की जनता को क्या बेनिफिट देना चाहते हो, आपके आने से क्या फिजिबिलिटी वो फील करेंगे, सहूलियत क्या होगी उनके लिए, तो बिजनेस प्लान में मेंशन करोगे। क्यों आपको लाइसेंस दिया जाए बताओ, तो सारी बातें किसके अंदर लिखी जाएंगी, बिजनेस प्लान के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें जाएंगी कहां पे, आरबीआई में। और अच्छा, ये चीजें वेरीफाई भी तो होनी चाहिए, वेरीफाई नहीं होनी चाहिए तो ऑडिटर का रोल भी तो आएगा, ऑडिटर्स रोल। जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या होगा, उनका क्या होगा, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट। इनका पैसा कितना है, क्या है इनके पास, कुछ है कि नहीं है, नेटवर्थ है ना, उनका क्या कैपेसिटी है पेमेंट करने का, उनके पास कितना पैसा है, क्या उनके एसेट्स हैं, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो आपने डिपॉजिट कराया था कंपनी में, जो डिपॉजिट कराया था पिछले वाली उसमें,
ये यहाँ पे अपना डिपॉजिट की हम बात कर रहे थे, ये वाली बैंक के पास जो डिपॉजिट हुआ था कहाँ गया वो, ये रहा। एफडी की बात कर रहे थे ना हम, एफडी कॉर्नोलियन सर्टिफिकेट की, इसको वेरीफाई भी कौन करेगा, ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, ऑन बैंकर्स डॉक्यूमेंट, राइट। जो बैंकर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के वो भी सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स की आप पिछले अगले आने वाले 3 साल के अंदर क्या गुल खिलाएंगे, क्या करना चाहेंगे आप, आपकी कंपनी क्या करेगी 3 साल के अंदर, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितना रेवेन्यू लेके जाएंगे, क्या आपका बजट होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट साथ में चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब एक पूरा बंडल बनेगा, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा, तो हम जाएंगे फिर किसके पास, आरबीआई के पास, कि भाई साहब अब हमें लाइसेंस दे दो। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सबसे पहले क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, ऑब्वियस ही बात है, चेक करेगा, डॉक्यूमेंट को पहले चेक करेगा, चेक करके फिर क्या निकालेगा, ऑब्जर्वेशन निकालेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब जानते हो, गलतियां, कमियां, ये सारी चीज निकालेगा। भाई कोई भी फाइल आएगी तो पहले क्या होगा, चेक होगा। आरबीआई की जो कमेटी वो क्या करेगी, पहले चेक करेगी, चेक करके फिर क्या करेगी, ऑब्जर्वेशन निकालेगी, देखेगी भाई कोई गलती है कि नहीं है, मोस्टली गलती निकल जाएंगी, ठीक है। और जब गलती निकल गई तो फिर आपको क्या बोलेगी, रीसबमिशन के लिए, क्या रीसबमिशन के लिए बोलेगी कि भाई साहब रीसबमिट करो, ये कुछ ऑब्जेक्शंस हमने लगाए इनको रिमूव करो, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स हम आपसे एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हम आपसे एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो। तो डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर क्या होगा, दोबारा से रीचेकिंग होगी, और रीचेकिंग होने के बाद अगर लगता है आरबीआई को सेटिस्फाइड है तो क्या देगी अपने को, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, COR। अब हम एनबीएफसी बन चुके हैं। रीसबमिशन में ऑब्जेक्शन अगर आया तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आप वो ऑब्जेक्शन किस नेचर का है, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। फिर भी आप बार बार वही समझ नहीं पा रहे हो क्या है, तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा फाइल को। अच्छा रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कहानी खत्म, गेम खत्म। तो स्टैम्प ड्यूटी जो लगाई थी पहले वो उसका क्या रहा, अरे है, कंपनी तो है अभी, सिर्फ आरबीआई ने तो फाइल को रिजेक्ट किया है, कंपनी तो बनी हुई है आपकी, सिर्फ फाइल रिजेक्ट हुई है किससे, आरबीआई से। इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी बंद हो गई, कंपनी कैपिटल तो उतनी है, पैसा आपका डिपॉजिटेड है एफडी में, सब कुछ है, आप रीअप्लाई कर दो। आप स्पेसिफाई करो रीजंस को कि क्यों आपका फाइल रिजेक्ट हुआ था, क्या क्या रीजन था, आप उनको रेक्टिफाई कर रहे हो, रेक्टिफाई करके आप क्या करो, रीसबमिट कर रहे हो फाइल को, फिर रीसबमिट कर रहे हो, फीस कटाओगे, फिर अपना फिर से प्रोसेस शुरू होगा। फिर आरबीआई कहेगा कि भाई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। गेटिंग, ये सारा खेल रहेगा आरबीआई का। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गया, अब आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आरबीआई कहता है, क्या कहता है, सजग रहो, सावधान रहो। आरबीआई कहता है कि भाई विद इन 6 मंथ्स, विद इन किससे 6 मंथ्स के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको बिजनेस को कमेंस करना है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे। अब एक फॉर्म आता है INC 20A, सुना है आपका, इसका नाम सुना है, जागरूक है इस फॉर्म से, INC 20A। तो इसका मतलब INC 20A इस एनबीएफसी केस में तब फाइल होगा जब आपको आरबीआई का लाइसेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई, INC 20 का फाइल होता है विद इन 180 डेज, 6 महीने का टाइम है मोटा मोटा, अगर मैं राउंड फिगर बात करूँ तो 6 महीने में, वैसे तो लो में 180 डेज लिखा हुआ है, मंथ्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन 6 महीने मान लो उसको। तो 6 महीने के अंदर हमें INC 20 फाइल करना है। इसका मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करने में अपना टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 महीने। तो 6 महीने में अपनी एनबीएफसी रजिस्टर होगी। भाई पहले कंपनी रजिस्टर करोगे, फिर उसमें कैपिटल भी इंक्रीमेंट करोगे, बैंक में पैसा भी डिपॉजिट कराओगे, शेयर होल्डिंग से आप पैसा कॉन्ट्रीब्यूट भी कराओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर फाइल रेडी होने में टाइम लगेगा, फिर ऑब्जर्वेशन भी आएंगे जब आरबीआई के पास आप चले जाओगे। तो सारा टोटल टाइम टेकिंग प्रोसेस कितने मंथ्स का है, 6 महीने का। तो 6 महीने में आपको फिर INC 20 फाइल करना है। जैसे ही आपको ये हो गया, मतलब सर्टिफिकेट आ गया, तो सर्टिफिकेट आते ही आपको फिर क्या करना है कि भाई साहब हम काम शुरू कर रहे हैं। INC 20 में, INC 20 के फॉर्म में चेक करना, अगर आपका एनबीएफसी का केस है तो उसमें सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की कॉपी साथ में लगती है, उसमें लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट की कॉपी साथ में लगाइए भाई साहब, COR की कॉपी साथ में लगाइए अगर आप एनबीएफसी हैं तो। अभी जो जैसे मान लो ये लोग काम शुरू करते हैं विदाउट, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है चाहे पब्लिक लिमिटेड है, कोई भी केस है, अगर मान लो कोई पर्सन विदाउट आरबीआई लाइसेंस काम करता है,
उस सिचुएशन में वो INC-20 तो फॉर्म फाइल होता ही है। इसका मतलब वो ये डिक्लेयर करता है कि मैंने क्या कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, जो वोलेशन ऑफ लॉ है। वोलेशन ऑफ लॉ है भाई। आपको कंपनी इस कंडीशन पे दी गई थी लाइसेंस उसका कि आप क्या करेंगे, पहले RBI के पास जाएंगे और लाइसेंस लेके आएंगे, ठीक है। और फिर आप INC-20 फाइल करके बैठ गए, अगले ही महीने अगले दिन आपने INC-20 फाइल कर दिया। और तो INC-20 आपने फाइल कर दिया, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आपने उसमें कोई RBI के सर्टिफिकेट की कॉपी तो कोई लगाई नहीं है। फिर वो अप्रूव हो गया। अप्रूव क्यों होता है? क्योंकि उस सिस्टम ने अप्रूव कर दिया उसको। मतलब कोई ह्यूमन उसको चेक नहीं करता। INC-20 का प्रोसीजर उसको कोई ह्यूमन चेक नहीं करता है, सिस्टम ने चेक किया, उसको अप्रूव कर दिया। सुओ मोटो अप्रूव मान लो उसको। STP एक प्रोसेस होती है, स्टेट थ्रू प्रोसेस, उस STP से ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया, किसी ने चेक ही नहीं किया। लेकिन कल को जब उसकी वारंटी होती है, कंपनी की चेक करते हैं तो पता चलता है ये तो कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं। कल को ऑडिट कौन करेगा उस कंपनी की? और जो ऑडिट कर रहा है वो गलत है। आपकी कंपनी के पास RBI का लाइसेंस होना मैंडेटरी था, क्योंकि आपने कंपनी कौन सी बनाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपने सेक्शन 8 तो बनाया नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इट मीन्स आपको RBI का लाइसेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है, और ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी जरूरी है। इसी प्रोसेस के साथ ही आप RBI में जा करके NBFC का लाइसेंस ले सकते हो, अदरवाइज आप इसमें काम शुरू नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज को लेकर के? कोई क्वेश्चन है? इतना क्लियर है सब कुछ सबको? अगर उसका फाइनेंस एक्सपीरियंस, कोई भी जो डायरेक्टर है उसका फाइनेंस एक्सपीरियंस वो किस तरीके से दिखाएगा? कोई कंपनी में वर्क किया हुआ हो या फिर क्या सर्टिफिकेट्स उसको चाहिए होंगे उसमें दिखाने के? देखो फाइनेंस का ना एक्सपीरियंस, कोई वो पर्सन या तो मैनेजरियल पोस्ट पे हो कोई बैंक में, है ना, या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो, इस तरीके का। मतलब अल्टीमेटली उसको, या फिर उसने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन ली है जैसे MBA फाइनेंस किया हुआ है ना, और किसी NBFC में काम किया हुआ है 4-5 साल, 6 साल, 3 साल, ऐसा कुछ, तो वो उसकी रिपोर्ट लगेगी, साथ में एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, है ना, क्वालिफिकेशन लगेगी। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करना है कि हम फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। करंटली वर्किंग हो चाहे वो? करंटली वर्किंग है तो फिर NOC ले लेगा वहाँ से, बैंक से NOC ले ले, है ना, कि मैं उस कंपनी में डायरेक्टर बन रहा हूँ। क्योंकि अगर जब भी आप कोई किसी बैंक में, किसी NBFC में ऑन रोल होते हो, एम्प्लॉई ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे वो जो एग्रीमेंट साइन कराते हो तो उसमें ये मेंशन हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्टर आप काम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो फिर आपको वहाँ से NOC लेना पड़ेगा, तो NOC डॉक्यूमेंट भी साथ में चाहिए। उसमें भी एक मेन प्रॉब्लम आती है कि आप होल टाइम एम्प्लॉय कहीं किसी कंपनी में हैं और आप फिर डायरेक्टर बन रहे हैं होल टाइम एक नई कंपनी में, सो कैसे पॉसिबल है? घंटे 24 होते हैं, काम तो सारे 8 घंटे ही करते हैं लोग, है ना, वो कैसे पॉसिबल है? तो उस सिचुएशन में आपको कोई ऐसा पर्सन ही रिकमेंडेड है जो रिटायर्ड पर्सन हो, जिसको अच्छा एक एक्सपीरियंस हो बैंकिंग लाइन का, तो वो वहाँ पे रिकमेंडेड होता है, ठीक है।